वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम इसका जो तीसरा सेशन है इस चैप्टर का, जो चैप्टर हम कर रहे हैं कौन सा है, यह है चैप्टर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। तो इसमें लेवी जो होती है वो सप्लाई की वजह से होती है, किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज या दोनों इकट्ठी अगर सप्लाई हो रही है। अब इसमें हमने कुछ लिम्स की बात की थी पिछले सेशन में। पहले हमने सप्लाई को पढ़ा था, उसके बाद अब हमारा आ रहा है कि इसमें हम इस सेशन में हम गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, दो टर्म यूज हो रही हैं, गुड्स और सर्विसेज। तो इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे कि इनसे मतलब क्या है, गुड्स किसको कहेंगे और सर्विसेज किसको कहेंगे। कॉमन सेंस से नहीं, जो यहाँ डेफिनेशन दी है, रादर इवन जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डेफिनेशन है वो भी यहाँ फिट नहीं बैठती, उसमें भी। और इस डेफिनेशन, यहाँ जो डेफिनेशन है उस दोनों में फर्क है। तो इसलिए आपको जो डेफिनेशन गुड्स की देखनी है या सर्विसेज की देखनी है, वो सीजीएसटी या स्टेट जीएसटी एक्ट में जो दी हुई है वही देखनी है, टू फॉर अंडरस्टैंडिंग और वर्किंग अंडर जीएसटी। तो गुड्स की डेफिनेशन जो है वो आपको सेक्शन 2 के क्लॉज 52 में मिलेगी। इसमें ये जो पहली उसकी पहचान बताता है वो बताता है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरह की चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो लेकिन मनी भी मूवेबल है और सिक्योरिटीज भी मूवेबल है। तो उसने कहा कि इन दोनों को निकाल दो, इनको निकाल के बाकी सारी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इसमें आएगी, किसमें, गुड्स में। और साथ में क्या कर दिया, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। अब एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं, ये हमने पहले भी बात की थी थोड़ी सी, लेकिन अब फिर बात कर लेते हैं कि जैसे जिस चीज का आपके पास कोई कोलेटरल नहीं है, आपकी लॉटरी निकल आई या आप कैसीनो में गए, वहां पे आपने दांव लगाया और आप जीत गए। अब आपके पास वो पैसे लेने के लिए क्या है, मान लो जो कैसीनो का मालिक है या लॉटरी वाली जो अथॉरिटी है वो आपको देने से मना कर दे आपका इनाम, या आपने जो जीता है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इस केस में जो अ, एक एक्शन रहता है वो रहता है स्यू करना, उसको सूट फाइल करना सिविल कोर्ट में। तो इसका मतलब इस तरह से इसको एक्शनेबल क्लेम कहते हैं कि इसके लिए आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, कोई उसकी बाम रोड़ के उसकी पूंछ पे आपका पैर है, कुछ मतलब आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उसको आप सीधा ले लें, आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अब हमने जो दूसरा पार्ट इसका आता है इसी गुड्स की डेफिनेशन का, तो पहले में तो ये था कि मूवेबल प्रॉपर्टी है हर तरह की, उसमें मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं है और एक्शनेबल क्लेम उसमें है। एक्शनेबल क्लेम में जो जीएसटी में आएंगे वो स्पेसिफिक एक्शनेबल क्लेम आएंगे, वो आगे हम बात करेंगे जब। तो ग्रोइंग क्रॉप्स, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो, अब हमने कहा मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इमूवेबल हैं अभी, लेकिन उनको काट के उखाड़ के डिटैच करके ले जाने का समझौता हो गया मालिक के और किसी के बीच में। तो वो भी हल इसलिए क्योंकि वो है तो इमूवेबल, जैसे अटैच टू अर्थ है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है ना, जो भी घास है, फसलें हैं, ये सब किसके साथ जुड़ी, जमीन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये तो मूवेबल नहीं है अपने आप में। लेकिन जब काट के ले जाने का समझौता हो जाए तो फिर वो मूवेबल हो जाएंगी। अभी काटी नहीं है लेकिन काट के ले जाने का पेड़ है, पेड़ खड़े हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई ये पेड़ काट के ले जाना, तो फिर उसका गुड्स के हिसाब से टैक्सेबिलिटी वो सप्लाई में आ जाएंगी, वो गुड्स में आ जाएंगे। तो जिनको काट के या उखाड़ के या उसको ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उसको भी गुड्स कहा जाएगा। तो गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी है, मनी नहीं है, सिक्योरिटीज नहीं है, एक्शनेबल क्लेम है, और कुछ खड़ी फसलें, जमीन से जुड़ी हुई चीजें जिनको काट के उखाड़ के डिटैच करके ले जाने का समझौता हो जाए, मोटे तौर पे गुड्स ही है। अब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो है वो जीएसटी में तो नहीं है। तो ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी जनरल क्लॉजेज एक्ट है एक 1897 का। आपको कहीं भी कुछ ना मिले तो पहले इसको देखना होता है हमें, ये आपको नेट पे मिल जाता है, अदरवाइज जो है वो आप खरीद भी सकते हैं, छोटा सा एक्ट है। तो इसमें जो एक क्लॉज 36 है इसकी सेक्शन, और इसकी डेफिनेशन पार्ट है सेक्शन 3 में, थोड़ा ये भी अनयूजुअल है, अदरवाइज सेक्शन 2 में होता है आमतौर पे। तो इसके सेक्शन 3 में डेफिनेशन पार्ट है। तो उसमें एक डेफिनेशन है क्लॉज 36 में, तो कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है,
प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसने अपना जान छुड़ा ली, कहता है ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो आप ये कहिए अगर ए बी नहीं है तो फिर जो ए नहीं है वो बी है, या जो बी नहीं है वो ए है, ऐसा कुछ कहें तो फिर आपको दूसरे को जानना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए अब 26 में, क्योंकि आई पहले आता है ना एम से, तो 26 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। उसमें क्या दिया हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी शेल इंक्लूड, ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, लैंड, benefits arising out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to earth। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इमूवेबल की, तो इमूवेबल तो ये हो गया, लेकिन जीएसटी ने जब इमूवेबल और गुड्स की बात की तब उसने कहा जो इमूवेबल हैं लेकिन उनको काट के उखाड़ के ले जाने, जैसे माइंस हैं। आप माइंस को ले जाने का मतलब, आप कोई भी कंटेस्ट भी कुछ पीछे जजमेंट भी आई थी एक, तो उसमें उससे पहले ये था कि नहीं जी ये तो रॉयल्टी एक टैक्स है, रॉयल्टी एक जो स्टेट लेता है वो कंसिडरेशन, अब 124 में कहा गया वो कंसिडरेशन, अब उस पर टैक्स जो है वो लग भी रहा है। तो अब एक चीज जमीन का पार्ट है, जमीन से बेनिफिट जो राइज हो रहे हैं वो भी, इसने तो उसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा, किसने का, जनरल क्लॉजेज एक्ट ने। लेकिन अब हम किस में बात करें, हम कर रहे हैं जीएसटी में। तो जीएसटी ने क्या कहा कि जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी अगर उखाड़ के तोड़ के डिटैच करके ले जाने का अगर समझौता हो गया, कोई कंट्रैक्ट होगा, तो वो भी गुड्स में है। तो इसलिए स्पेसिफिक जो है वो हमारा गुड्स की डेफिनेशन यहाँ पे एक्सपेंड कर दी उसने, तो वो ये डेफिनेशन हम मानेंगे। मूवेबल उमूवेबल के लिए जनरल क्लॉजेज एक्ट में जाएंगे। तो अटैच टू अर्थ का फिर उसने आगे फर्दर उसका अर्थ दिया कि रूटेड टू इन अर्थ, जैसे पेड़ होते हैं, झाड़ियां होती हैं, वो रूटेड टू अर्थ होते हैं। दूसरा होगा इम्बेडेड इन द अर्थ, जैसे दीवारें हैं, बिल्डिंग की दीवारें हैं, बिल्डिंग है अपने आप में, वो एम्बेडेड टू दी अर्थ है, नीचे मतलब जमीन के साथ एम्बेडेड है। ऐसे अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड, तो एक बिल्डिंग है वो एम्बेडेड है, उसमें एक लिफ्ट लगी हुई है, वो अटैच्ड है बिल्डिंग के साथ, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बन गई। उसका भी आईटीसी देने के वक्त पे कहेंगे इसका आईटीसी नहीं देगा, क्योंकि ये गुड्स में नहीं आता, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इसका ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इसको हम जनरल क्लॉजेज एक्ट में जाके झांक के वापस आ जाएंगे उसको समझ के थोड़ा सा, लेकिन आएंगे किस पे आएंगे, हम जो गुड्स की डेफिनेशन जीएसटी एक्ट में, सीजीएसटी एक्ट में या स्टेट जीएसटी एक्ट में दी हुई है, उसी को हम मानेंगे फॉर नोइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। तो अब इसमें क्या है कि मूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन गुड्स नहीं है, ये सिचुएशन भी आई। जैसे मनी एंड सिक्योरिटीज है, मनी मूवेबल प्रॉपर्टी है एक तरह से, जेब में डाल के घूमते हैं आप। सिक्योरिटीज हैं, वो भी आपके पास स्क्रिप है उसकी या जो भी है उसका, आप उसको किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, मूवेबल है। तो मनी को भी डिफाइन किया है, मनी इज नॉट करेंसी ओनली, मनी को भी डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के क्लॉज 75 में सीजीएसटी एक्ट में और स्टेट जीएसटी एक्ट के। ये कहता है मनी का मतलब है इंडियन लीगल टेंडर, इंडियन लीगल टेंडर नोट, करेंसी सिक्के, फॉरेन करेंसी, चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट। व्यापार में होते हैं कि मैं आपको लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया, आप मुझे ये सप्लाई मतलब लेने के लिए एलसी वगैरह खुलती है ना, बैंक के थ्रू होती है कई बार। ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस ऑफ और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये सब के बाद भी कुछ और कहा भी, ये भी यूपीआई, ये इस तरह के कुछ और चीजें होती हैं कि उसको जो है आप इस वाउचर को भी मान लो कि ये पेमेंट का वो मोड है, तो वो भी मनी बन जाएगा, तो वो भी जीएसटी से बाहर चला जाएगा। तो मनी इमूवेबल होते हुए भी नहीं है, और मनी में क्या क्या आता है ये भी हमें जानना जरूरी है। ये सारी चीजें मनी में आती हैं, इन सब पे जो है वो टैक्स जीएसटी नहीं लग सकता, क्योंकि ये गुड्स भी नहीं है और आगे देखेंगे सर्विसेज में भी नहीं है।
तो जिसमें when it is used as a consideration to settle an obligation or exchange with Indian legal tender of another denomination, but shall not include any currency that is held for numismatic value। तो इसमें ये कह दिया कि जो आपने जैसे सिक्के इकट्ठे करते होते हैं न्यूमिस्मेटिक, वो शौक के तौर पे इकट्ठे करते हैं, वो इसमें नहीं आएंगे कि वो ये तो सिक्का तो है 1 पैसे का, लेकिन इसकी वैल्यू है 5,000, क्योंकि 1 पैसे का सिक्का मिलता ही नहीं है, तो इसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है। 1 पैसे का भी सिक्का होता था पहले, 1 का, 2 का, इक्की दुक्की ऐसे कहते थे, 5 पैसे भी। तो अब उसको हटा दिया गया, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अब उनकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है। सिक्के इकट्ठे करने वाले, एक बार हो सकता है वो बहुत बड़ी हो जाए, कई बार होता है फला क्वीन की फोटो वाला जो चांदी का सिक्का है वो इतने का बिका, तो वो दैट इज नॉट वर्थ, वो 1 तोले का सिक्का होगा, चांदी की वैल्यू बढ़ भी गई तो भी कितनी हो जाएगी, लेकिन वो कहते हैं जितने लाख का बिका, तो वो नहीं है। देन सिक्योरिटीज, तो अब इसमें ये पहला करेंसी तक ही लिमिटेड नहीं है, इसमें इंडियन फॉरेन सारा कुछ आ जाता है, और सारे वो मनी ऑर्डर ये सब चीजें आ जाती हैं पेमेंट के लिए जो भी यूज हो। अब आ गया सिक्योरिटीज, तो इसमें ये कहा है कि जो क्लॉज एच सेक्शन 2 है किसका, सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956, उस एक्ट का जो 2H है, उसमें जो डेफिनेशन क्या है, तो वो मतलब सेम मीनिंग। तो इसमें क्या कह रहे हैं, वो इंक्लूड्स सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, स्टॉक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ ए लाइक नेचर in any incorporated company or other body corporate। तो किसी भी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट की कोई भी ये शेयर, स्क्रिप वगैरह, डिबेंचर, ये सब अगर होंगे तो उनको हम कहेंगे क्या, सिक्योरिटीज। और इनको मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं रखा गया, इसका मतलब ये गुड्स में नहीं आते। अब दूसरा सवाल आया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है फिर भी गुड्स है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये था कि मूवेबल होनी चाहिए तभी गुड्स होंगी। तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली क्या है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो था, अब भी है 1882 का, वो कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। अगर आप उसको पढ़ के जीएसटी पढ़ेंगे तो आप कहेंगे हाँ ये तो नहीं है भाई, ये तो नहीं आता इसमें गुड्स में। तो लेकिन जीएसटी में सेल ऑफ गुड्स एक्ट की तरह, सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, अब भी है 1930 का, तो वो एक स्टेप आगे चला गया, उसने कहा जी ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्री टू बी स्वीयर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर कंट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। तो जो लगी अभी जमीन के साथ है, इमूवेबल है, लेकिन उनको काट के उखाड़ के डिटैच करके ले जाने का समझौता हो गया। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी ऐसे ही। अब लिफ्ट जैसे हम बात की थी हमने, या एस्केलेटर जो है वो बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको उखाड़ के ले जाने का अगर समझौता हो गया भाई ये ले जाओ हम नहीं लगाएंगे, तो फिर वो गुड्स में आएगा, रिप्लेस करना है उसको। ट्रीज हैं, उनको भी, खड़े ट्रीज हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, लेकिन अगर समझौता हो भी काट के ले जाओ। फ्रूट्स हैं ट्री के, वही वो भी तो पेड़ के साथ ही है, ठीक है, अपने आप गिरेगा जब गिरेगा, लेकिन अभी तो उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है ना। तो टिम्बर, फ्रूट्स, ये सब चीजें जो हैं वो फ्रूट हो जाएंगे अगर उनका कंट्रैक्ट हो गया। अब एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं गुड्स में। अब जो सेल ऑफ जो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसमें एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स में नहीं है, उसमें सिक्योरिटीज गुड्स में है और ये नहीं है। इसलिए आपको हमेशा जिस एक्ट की बात कर रहे हो उसी एक्ट में झांकना है, उसी एक्ट के ही डेफिनेशन को देखना है। तो अब उसमें कि कोलेटरल वो नहीं है आपके पास कोई, आपने कुछ उसके एवज में नहीं रखा, आपने कोई किसी को मान लो लोन दे दिया और ऐसे ही हाथ उधार दे दिया, और कुछ भी उसने, आपने कोई अंगूठी नहीं रखी उसकी, कुछ गाड़ी नहीं रखी उसकी, कोई भैंस नहीं रखी, आपने कुछ नहीं किया, आपने उसको
मुंह उठाया और दे दिया, वो मांगने आया था दे दिया, अब वो नहीं देता तो क्या करोगे? तो ये एक्शनेबल क्लेम बन जाता है कि अब आप कोर्ट में जाओगे, है ना? तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो बैंकिंग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हैं तो कागज के टुकड़े ही ना, मिले ना मिले उस पर कोई दे ना दे। तो राइट टू रिकवर, इंश्योरेंस कवर आपने करवाया, कोई आपका कोई लॉस होता है तो आपको इंश्योरेंस, वो कहते हैं हम तो नहीं देते जी। वो एक्ट ऑफ गॉड वाला जो फिल्म भी देखी थी आपने उसमें। तो पार्टनर्स राइट टू स्यू ऑन अकाउंट ऑफ डिसॉल्व पार्टनरशिप, कहते अब तो है नहीं, अब क्या ढूंढते हो, तो उस पे भी वो एक्शनेबल क्लेम है। राइट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ कंट्रैक्ट नॉट कपल्ड विद एनी लाइबिलिटी, कंट्रैक्ट हो गया लेकिन लाइबिलिटी तो कोई नहीं थी, लेकिन अब वो कह रहे जी अब मेरा हिस्सा दो। एरियस ऑफ रेंट, तो मकान तो आपने किराए पे दे रखा है, उससे तो कुछ लिया ही नहीं आपने, अब वो कह रहे मैं नहीं देता, तो फिर स्यू करना पड़ेगा। राइट टू क्रेडिट इन ए प्रोविडेंट फंड अकाउंट, लॉटरी टिकट, ये हमारे काम की चीज है क्योंकि इस पे जीएसटी भी आएगी। ऐसे ही कैसीनो है, हॉर्स रेसिंग है, मनी गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, जिसपे अभी बैन की बात पीछे उठी और चल रही। तो अब इसमें यह है कि एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स में है, ये सारे एक्शनेबल क्लेम्स हैं और ये गुड्स में है, लेकिन सारे एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं चाहे वो गुड्स में तो है लेकिन वो जीएसटी में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स बट ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर नॉट अंडर जीएसटी। तो शेड्यूल 3 है जो आगे हम बात भी करेंगे इसकी फिर दोबारा से, तो उसमें सेक्शन 7 के साथ मैंने कहा 3 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल 1 जिसकी हमने बात की विदाउट कंसिडरेशन, 4 जो ट्रांजेक्शन्स थी 4 तरह की, तो 2 अलग है, उसकी बात भी आगे हम करेंगे। और 3 क्या है, 3 में है कि ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विस, तो उसमें कहा एक्शनेबल क्लेम सिर्फ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़ के जो भी हैं वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आते हैं, शेड्यूल 3 ये कह रही है। तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स वही हैं, लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सब चीजें जो है, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग वगैरह वगैरह। तो मतलब एक्शनेबल क्लेम्स तो गुड्स हैं लेकिन सारे एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं वो टैक्सेबल जीएसटी में नहीं है, वो सिर्फ वही चंद हैं जो स्पेसिफाइड है। तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स कहाँ डिफाइंड है, 102 ए में, क्लॉज 102 ए ऑफ सेक्शन 2, सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट या किसी भी स्टेट जीएसटी के एक्ट के। उसमें क्या क्या है, उसमें ये 6 चीजें हैं, बेटिंग, कैसीनोस, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी, और इसमें एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट आई थी वो ये आई थी जब ये अमेंडमेंट भी आई थी एक्ट में भी, तो उसमें ये भी कहा गया था कि इनका यहाँ आना इनको लीगल नहीं ठहराता। तो ये स्टेट के जो प्रोविजन में आता है, ये जो एक्ट है स्टेट के एक्ट से इसको लीगल इलीगल कहा जा सकता है। तो कोई स्टेट कह सकता है कि मेरे स्टेट में कोई कैसीनो नहीं खुलेगा, मेरी स्टेट में कोई लॉटरी नहीं होगी, तो उससे वो कह रहे कि ये अधिकार नहीं है कि जीएसटी तो दे दूंगा जी मैं, तो मुझे आप तो ऐसा नहीं कह सकते, वो कानून पहले लगेगा। अगर आप लॉटरी वहां चला सकते हैं किसी स्टेट में तो ही जीएसटी देने की बात आएगी। जीएसटी देने की वजह से आप लॉटरी देने लग जाएं जबकि स्टेट का एक्ट कह रहा है कि नहीं जी ये यहाँ तो लॉटरी नहीं चलेगी, तो फिर लॉटरी वहां पे नहीं चलेगी, इस तरह की भी चीज थी। तो ये 6 जो एक्शनेबल क्लेम्स है वो उनको टैक्स किया जाएगा एज गुड्स। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, कई बार कोई आपको पूछ सकता है कि अच्छा ये लॉटरी क्या है, भी आप एकदम कहेंगे सर्विस, बहुत लोग कहते हैं। ऑफिसर से भी हमारी जब मैं ट्रेनिंग में से बात करता था तो वो कई बार मेजोरिटी ये कहती है ये फला, जैसे मैं कहता हॉर्स रेसिंग क्या है, कैसीनो क्या है, वो कहते जी सर्विस। लेकिन जब उसको एक्शनेबल क्लेम को हमने गुड्स कहा, पाया हमने कि वो गुड्स कहा गया है, तो हमें मानना पड़ेगा। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, तो वो चीज है जो कहा गया है वही आपको मानना है। वो आपकी सिंपल बुद्धि में वो आता है कि नहीं आता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉ में अगर लिखा गया है तो लॉ के हिसाब से ही हमें उसको पढ़ना है। कॉमन सेंस को उस तरह से यूज नहीं करना कि अच्छा ये तो नहीं हो सकता है नहीं हो सकता, इट इज टू बी डिसाइडेड बाय लेजिस्लेचर, डिसाइड करेगा कि वो क्या होगा। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड टर्म है वो है सर्विसेज।
गुड्स आपने समझ लिया, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसमें मूवेबल भी कहीं से गुस्सा आता है, और मूवेबल इमूवेबल के बारे में हमने जो है जनरल क्लॉजेज एक्ट के थ्रू और बाकी हमने उसके थ्रू पढ़ा, एक्शनेबल क्लेम क्या है वो भी पढ़ा, वो गुड्स में आता है। अब सर्विसेज की डेफिनेशन जो है वो बड़ी सिंपल है। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन थी ना, कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन थी कि जो इमूवेबल नहीं है, तो ऐसे इसने क्या कहा, सर्विसेज मींस, ये कहा है इसमें अदर देन गुड्स। ये एक्चुअली 26(1) इसका है 366 का। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में गुड्स की डेफिनेशन तो थी, लेकिन सर्विसेज की नहीं थी। गुड्स की भी उस तरह की नहीं थी जैसे जीएसटी में है, कुछ टेंजिबल और उस तरह की चीज थी की। लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि जो गुड्स नहीं है, अदर देन गुड्स हैं, वो सारी सर्विसेज है। तो ये 122वां अमेंडमेंट बिल जो 2014 में प्रेजेंट हुआ, तो उस समय जो था, फिर ये पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है ना, तो वहां पे एक कमेटी थी, उसमें जब सिलेक्ट कमेटी होती है, तो उसके सामने जब ये वो कहते हैं यार ये डेफिनेशन क्या हुई, आपने ऐसे कैसी डेफिनेशन दे दी कि जो वो नहीं है, तो जो वो नहीं है वो ये है, तो जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है। तो उन्होंने क्या कहा उसमें, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो थे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के, उन्होंने कहा कि भाई सर्विस को इस तरह से हम डिफाइन करना चाहते हैं कि जीएसटी के दायरे से कुछ भी बाहर ना रह जाए। जो गुड्स हैं वो तो पता है क्या है, वो हमने डिफाइन कर दी, लेकिन जो गुड्स नहीं है वो सारी फिर सर्विसेज। इसलिए शेड्यूल 3 की भी बात आती है। शेड्यूल 3 में क्या है कि नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर दोनों में नहीं आएंगी तो फिर वो फिर बाहर हैं जीएसटी से। तो अब सर्विस का मतलब जो सेक्शन 2 के क्लॉज 102 में, गुड्स का भी हमने सेक्शन 2 में पढ़ा था ना, तो ऐसे ही सर्विस की भी डेफिनेशन है। तो सर्विस की डेफिनेशन क्या है, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, और साथ में क्या जोड़ दिया, मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज कहाँ नहीं थी, गुड्स में भी नहीं थी। गुड्स में क्या था, मूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं है। सर्विस ने क्या कहा, गुड्स जो गुड्स नहीं है लेकिन मनी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि मनी एंड सिक्योरिटी तो गुड्स नहीं है, तो उन्होंने कहा जो गुड्स नहीं है और मनी एंड सिक्योरिटीज भी नहीं है, लेकिन इनको जो है वो टैक्स किया दूसरे तरीके से। मनी चेंजर होता है, आपने यूएस जाना है, आपने कहीं और जाना है, तो आपको वहां की करेंसी चाहिए। आपकी शादी हो रही है, आपको नए नए नोट चाहिए, गड्डियां चाहिए वहां पे दोस्तों को लुटाने के लिए, गिरनी है दूल्हे के ऊपर से। तो उसमें क्या होगा, वो बैंक है वहां से तो मिली नहीं जी, आजकल शादियां बहुत हैं जी, यहाँ तो पुरानी गड्डियां पड़ी हुई हैं, फटे पुराने नोट। तो आप जाते हैं वो मनी चेंजर, कहते हैं जी मैं तो 1200 रुपये लूंगा, इसके 1000 रुपए की गड्डी 10-10 रुपए की। आप खुश हो जाते हैं, अच्छा मिल तो गई। तो जो 200 रुपये है वो कमीशन है उसको, उस पर जीएसटी लग सकती है। 1000 रुपये पे नहीं है लेकिन 200 पे है। ऐसे ही सिक्योरिटीज में जो आपको शेयर दिलाते हैं, दलाल स्ट्रीट है बॉम्बे में, जो उसके जो ब्रोकर हैं उनकी ब्रोकरेज पे टैक्स है। वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो इसकी डेफिनेशन है वहीं पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज वो है, तो वो फिर उसमें आएगा, सर्विस में आएगा। सिक्योरिटीज 100 रुपए का शेयर था वो नहीं है, लेकिन 100 रुपए के साथ आपने 2 रुपए उसको भी दिए, उसका कमीशन दिया, तो वो टैक्सेबल है, वो जीएसटी में आएगा। ऐसे ही मनी 1000 रुपए पे नहीं है, 1000 रुपए के देके आपने 500-500 के दो नोट देके 1000 रुपए की गड्डी ली, उस पे तो नहीं है, लेकिन 200 रुपए जो फालतू दिए आपने उसको, 100 रुपया जो भी दिया आपने, तो वो उस पे टैक्स। ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ सर्विस जो है वो उसमें हर चीज आती है जो गुड्स नहीं है, मनी नहीं है और सिक्योरिटीज नहीं है, तीन चीजें इससे बाहर हैं, बाकी सब कुछ आता है। और इसके अलावा शेड्यूल 3 भी आपको पढ़नी पड़ेगी, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो अब इसमें मनी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, बट सर्विसेज इन्वॉल्विंग यूज ऑफ और कन्वर्शन ऑफ मनी, ये उसमें है, मनी चेंजर की जो सर्विसेज है वो जीएसटी में है। ऐसे ही सिक्योरिटीज जो है वो बाहर है, लेकिन सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो धंधा है, वो जो उसकी ब्रोकरेज है, वो जीएसटी में है। तो इस तरह से हमने जो हमारी 5 डेफिनेशंस, वो जो कंसेप्ट थी, गुड्स, सर्विसेज, उसके बाद जो है वो पर्सन, बिजनेस कंसिडरेशन,
इसमें से 2 हमारी हो गई हैं, 3 अब जो है वो हम अगले उसमें करेंगे, कंसेप्ट ऑफ पर्सन, इसके साथ कंसिडरेशन एंड बिजनेस। इसको भी समझना जरूरी है कि ये क्या होते हैं, ये भी बारीकी से समझने पड़ेंगे, अदरवाइज तो क्या होगा, आप कोई हाउसवाइफ अपने गहने बेचने गई सुनार के पास, 25 लाख का सोना था उसके पास, स्त्री धन, तो आप कहेंगे जी इसको रजिस्ट्रेशन लेनी चाहिए पहले तो भाई उसका बिजनेस नहीं है। बिजनेस की डेफिनेशन आप समझोगे ना, पहले बिजनेस क्या होता है, कंसिडरेशन तो मिल रही है, बाई पर्सन है। तो इसलिए उस सेशन में हम जो है अगले सेशन में ये समझने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, जो हमारा चौथा सेशन होगा इसका।